चलिए, तो इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन के बारे में कि डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। चलिए, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन है वो पहले जेई मेंस का टॉपिक था, ठीक है। अब जो है जेई एडवांस में इसको ऐड कर दिया गया है। तो चलिए, इससे बढ़िया सवाल भी आ सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, आपका हर एक सवाल जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पहले जो है इसका सवाल नीट में भी आता था, लेकिन अब नीट में नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन कि क्या होता है। देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि जैसे पीछे हम जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े हैं तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कोई भी पार्टिकल जो है अगर उसको हम मीन पोजीशन से थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली, तो क्या करता है कि उसके फोर्स लगता है इधर की तरफ और पार्टिकल जाता है आगे। पार्टिकल का स्पीड घटते 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 जीरो होता है। जहाँ पे पार्टिकल का स्पीड जीरो होता है उसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। अब पार्टिकल पे फोर्स रहता है इधर की तरफ, तो ऑफकोर्स पार्टिकल का स्पीड जो है, इसका स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो फिर मीन पोजीशन पे उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। फिर से पार्टिकल का स्पीड घटते 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 कितना होता है, जीरो। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का स्पीड जीरो हो जाता है। फिर से पार्टिकल पर फोर्स लगता है इधर की तरफ और पार्टिकल का स्पीड फिर से बढ़ते 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 मीन पोजीशन फिर से क्या होता है, मैक्सिमम। फिर से इसका स्पीड घटते, फिर जीरो, फिर बढ़ते, इस तरह से जो है घटते बढ़ते घटते बढ़ते ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन वो करते रहता है, ठीक है। ऐसा तब तक होते रहता है जब तक कि वहां पे किसी प्रकार का कोई एयर रेजिस्टिव फोर्स ना हो, किसी प्रकार का कोई हिंज फोर्स ना हो, ठीक है ना। तब जो है किसी प्रकार का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा हो उस पर, ठीक है, जो उसके एनर्जी को, सिस्टम से एनर्जी को घटा रहा हो, तब ऐसा होते रहता है कि पार्टिकल ऐसे 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 एसएचएम करते रहता है हमेशा के लिए। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर कोई रेजिस्टिव फोर्स आ जाए, रेजिस्टिव फोर्स आपको पढ़ा चुके हैं, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। तो अगर कोई सिस्टम के अंदर कोई एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए, एक रेजिस्टिव फोर्स आ जाए जो लगातार सिस्टम के एनर्जी कम करे, लगातार सिस्टम के एनर्जी कम करता है, तो ऑफकोर्स उसकी एनर्जी घटेगी, एम्पलीट्यूड भी घटेगा। और उस केस में ये जो पार्टिकल है उसको अगर हम डिस्प्लेस करेंगे ऐसे, तो पार्टिकल तो पहले तो इधर जा पाएगा, लेकिन अगला बार में उतना एम्पलीट्यूड तक नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा कम जा पाएगा, फिर थोड़ा सा उसका एनर्जी घटा के फिर उसका कम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, फिर कम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और फिर से कम एम्पलीट्यूड होते 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 वहाँ के पार्टिकल फाइनली रुक जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें लगातार जो है उस पार्टिकल की एम्पलीट्यूड जो है लगातार घटते रहती है टाइम के साथ। तो डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में लगातार पार्टिकल की एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ क्या होगी, घटेगी। टाइम के साथ क्या होगी, एम्पलीट्यूड घटेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार एम्पलीट्यूड घटेगा, ठीक है। ऐसा क्यों घटेगा, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप एक पेंडुलम ले लीजिए और पेंडुलम को यहाँ पर एक एम मास के बॉल को यहाँ पे छोड़ दीजिए लाके। जैसे ही एम मास के बॉल को यहाँ पर लाके छोड़ देंगे ऐसे, तो ऑफकोर्स ये बॉल जो है जाएगा इधर की तरफ, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, और वेलोसिटी इधर होगा तो अभी आपको बता दिए कि एक एयर रेजिस्टिव फोर्स होगा, एक एयर रेजिस्टिव फोर्स होगा, एयर रेजिस्टिव फोर्स होगा। और अगर एयर रेजिस्टिव फोर्स अगर सिस्टम में प्रेजेंट है माने आसपास, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा एयर रेजिस्टिव का और उसका वैल्यू होगा बी इंटू बी, ठीक है, माइनस बी इंटू बी। और ये जो फोर्स है अपोज वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब पार्टिकल का स्पीड इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, अपोज फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अपोज कौन सा फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, अपोज इसका स्पीड घटेगा 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 घटेगा, और यहाँ पर स्पीड जो है भले ही मैक्सिमम हो, लेकिन यहाँ पे स्पीड पहले जितना मैक्सिमम नहीं होगा। फिर से पार्टिकल का स्पीड जो है इसका अब जो है जैसे ही वेलोसिटी इधर होगा तो फोर्स इधर लग जाएगा और उसका स्पीड यहाँ पे घटते घटते जीरो हो जाएगा। तो पार्टिकल को जाना चाहिए था यहाँ पर, पार्टिकल को जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन जा नहीं पहुंचा, यहीं पर आके रुक गया, उसका एम्पलीट्यूड घट गया। पहले एम्पलीट्यूड जो था यहाँ पे था, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे था, यहाँ पे जा नहीं पाया और पार्टिकल यहीं पर आके रुक गया। अब फिर से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ mg sin थीटा, जिसकी वजह से
से नीचे गिरेगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही इधर की तरफ गिरेगा तो फोर्स आ जाएगा। अब जब पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा तो फोर्स आ जाएगा इधर की तरफ रेजिस्टिव फोर्स, और फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा तो उसका स्पीड घटते 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 भले ही मैक्सिमम होगा यहाँ पे, लेकिन फिर से इसका स्पीड घटते 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 इसके पहले ही जीरो हो जाएगा। पहले पार्टिकल को जाना चाहिए था इस जगह पे, इस जगह पे, लेकिन अब नहीं जा पाएगा, फिर से उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लगातार टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कम होगा और पार्टिकल ऐसे करते 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 इस तरह से फाइनली आके एज पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लगातार पार्टिकल का टाइम सॉरी एम्पलीट्यूड जो है लगातार घट रहा है। ये जो एयर रेजिस्टिव फोर्स होता है एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? ऑफ कोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो आपको पढ़ा चुके हैं वर्क डन चैप्टर में, कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो लगातार जो है इस सिस्टम की एनर्जी को घटाएगा, लगातार सिस्टम की एनर्जी को घटाएगा। तो आप एसएचएम का अगर आप जानते होंगे एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है 1/2 k × a²। और लगातार अगर सिस्टम की एनर्जी घटेगी, अगर लगातार सिस्टम की एनर्जी घटेगी तो ऑफकोर्स उसका एम्पलीट्यूड भी लगातार क्या होगा? घटेगा, एम्पलीट्यूड भी घटेगा। लगातार सिस्टम से एनर्जी घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है, ऑफकोर्स एम्पलीट्यूड भी घटते जाता है, और पार्टिकल की एम्पलीट्यूड घटने की वजह से धीरे 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 और फाइनली किस में आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया? अच्छा, इस एयर रेजिस्टिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ऑफकोर्स एयर रेजिस्टिव फोर्स जो है वो -b × v होता है, जो हमेशा जो है एक्ट करेगा बॉडी पे, एक्ट्स ऑन द बॉडी opposite to the direction of motion। ठीक है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक्ट करेगा। अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा हो तो उसका एयर रेजिस्टिव फोर्स पीछे लगेगा, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा हो तो उसका एयर रेजिस्टिव फोर्स पीछे लगेगा, अगर पार्टिकल नीचे गिर रहा हो तो एयर रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगेगा, अगर पार्टिकल ऊपर फेंक रहे हैं तो एयर रेजिस्टिव फोर्स नीचे लगेगा। अच्छा, इस b का मतलब क्या होता है? ये b क्या है? तो b कोई है, b को बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा b होगा ऑफ कोर्स एयर रेजिस्टिव फोर्स पे क्या होगा? ऑफ कोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, b ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि कौन कौन सा मीडियम है, b मीडियम पे डिपेंड करेगा। और ऑफ कोर्स b का जो यूनिट होगा वो होगा b = क्या होगा? फोर्स अपॉन वेलोसिटी। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, तो होगा न्यूटन। न्यूटन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल और मीटर से मीटर कैंसिल और kg पर सेकंड। ठीक है, kg पर सेकंड। अगर कोई डायमेंशन पूछ दे b का तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन तो kg का हो गया m और टाइम का हो गया t-1, ऊपर जाएगा तो t-1। तो ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट है ऑफ कोर्स उसका डायमेंशन होगा mt का पावर -1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर हम आपको बताएं कि जो एयर रेजिस्टिव फोर्स है वो होगा -b × अब जितना ज्यादा b होगा, जितना ज्यादा b होगा ऑफ कोर्स एयर रेजिस्टिव फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एयर रेजिस्टिव फोर्स होगा ऑफ कोर्स उसका वर्क डन भी बहुत ज्यादा होगा, और ऑफ कोर्स उसका वर्क डन अगर ज्यादा होगा तो उस सिस्टम की एनर्जी लगातार घटेगी, बहुत ज्यादा घटेगी। ठीक है, उतना ज्यादा एनर्जी घटेगा, और एनर्जी घटेगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? घटेगा। क्लियर हो गया ना? ये चीज आप याद रखना है। ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए यहां पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेते हैं एग्जांपल, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर हमारा एक ऐसे स्मूथ प्लेन है, ये हमारा वाल है, ये हमारा वाल है, और अपोज यहां पर एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है और इसका मास m दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? अफकोर्स m।
और इस मास का स्प्रिंग कांस्टेंट जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k, और एक शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है स्प्रिंग। अब यहाँ पर जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग का बेसिकली दो रीजन हो सकता है, मेनली दो कारण हो सकता है, मेनली टू काउज, दो कारण हो सकता है इस डैम्पिंग का। क्या क्या कारण हो सकता है कि या तो हिंज्ड फोर्स हो, कहीं पर हिंज्ड फोर्स हो, हिंज्ड फोर्स का मतलब है कि वहां पर रफ हिंज हो, रफ हिंज हो, और दूसरा नंबर हो सकता है एयर रेजिस्टिव, एयर रेजिस्टिव। ये दो कारण से जो है डैम्पिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि अफकोर्स यहाँ पे हिंज हुंज का तो बात हो नहीं रहा है, कि मान लीजिए कि पेंडुलम है यहाँ पे और यहाँ पे रफ हिंज है, तो अफकोर्स जब नीचे जाना चाहेगा तो फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, जिसको इधर की तरफ फोर्स लगने की वजह से अफकोर्स इसकी वेलोसिटी घटेगी, घटते 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 उसका एनर्जी कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो फोर्स लग गया मान लीजिए इधर, इस पे हिंज फोर्स इधर लग गया और वेलोसिटी इधर है। हिंज फोर्स आपको अगर इधर लग गया इस रफ हिंज के कारण और वेलोसिटी इधर है, तो देखिए कि इस हिंज फोर्स का पावर कैसा है, वेलोसिटी के अपोजिट है। अगर हिंज फोर्स जो है इसका पावर वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ऑफ कोर्स पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी इनटू cos थीटा, cos 180 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। cos 180 कितना होता है -1, तो फोर्स हो गया, पावर हो गया कितना -fh इनटू v। देखिए ध्यान से, पावर जो है निगेटिव आया, पावर निगेटिव आया उसका मतलब वर्क डन निगेटिव आया, और वर्क डन निगेटिव आया मतलब लगातार सिस्टम से एनर्जी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो हिंज है वो रफ हो, और दूसरा कारण हो सकता है एयर रेजिस्टिव हो। तो यहाँ पर हम किसी प्रकार का हिंज ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स कौन सा फोर्स है, एयर रेजिस्टिव फोर्स है। अब हुआ क्या कि हम क्या किए कि इसको x डिस्प्लेसमेंट देके पहले a एम्पलीट्यूड ले जाके, पहले हम a एम्पलीट्यूड ले जाके इसको a एम्पलीट्यूड माने एक्सट्रीम पोजीशन से यहां पर लाके, ठीक है, मेन पोजीशन से यहां पर लाके a एम्पलीट्यूड ले जाके जो है हम इसको रिलीज कर दिए। क्या कर दिए, रिलीज। अब उस a एम्पलीट्यूड ले जाके इसको रिलीज करेंगे तो इस पे फोर्स स्प्रिंग किधर आएगा, अपनी तरफ Fs, और उसका वैल्यू होगा k * a, क्योंकि a का इलोंगेशन जो है स्प्रिंग के अंदर आ गया। और जैसे ही इसको खींचेगा तो उस नेट फोर्स इधर की तरफ है, इसकी स्पीड बढ़ेगी, और रिलीज करते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और अगर रिलीज करते समय इसकी स्पीड 0 होगी, इसका स्पीड 0 होगा, तो शुरुआत में किसी प्रकार का एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि स्पीड 0 है। लेकिन जैसे ही ये इधर की तरफ आएगा तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो होगा क्या, समझिएगा, समझिएगा। मान लीजिए कि ये जो है अपने मीन पोजीशन से एक डिस्प्लेसमेंट है, x दूर है, एक घटते घटते इसका स्पीड मान लीजिए यहाँ पे v हो गया, इसका स्पीड इधर की तरफ बढ़ रहा है, स्पीड कितना है, v, ठीक है, ठीक है ना, अच्छी बात है। और यहाँ पर ऑफकोर्स स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, k * x इधर, और वेलोसिटी इधर है, तो ऑफकोर्स फोर्स किधर लगेगा, -b * v इधर लगेगा, ठीक है, इधर। और नेट फोर्स किधर है, ऑफकोर्स वेलोसिटी इधर है, और नेट फोर्स किधर है, इधर है, इधर की तरफ है, तभी ना नेट फोर्स इधर की तरफ है, नेट फोर्स इधर की तरफ है, नेट फोर्स इधर की तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे कि -bv -kx, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो उसका स्पीड जो है नेट फोर्स इधर की तरफ होगा, तभी तो इसका स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा। नेट फोर्स इस एयर रेजिस्टिव के कारण इसका स्पीड घट रहा है, इसका स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है यहाँ पे। तो -bv -kx बराबर इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब बताइए यहाँ पे कि -bv, v क्या होता है, बेसिकली x को चेंज होने के लिए dx/dt लिख रहे हैं, -k * x बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ x, तो d2x/dt², ठीक है। अब कोर्स अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो बनेगा कितना, m से डिवाइड कर दीजिए, तो m से डिवाइड करेंगे तो बनेगा -b/m * dx/dt -k/m * x बराबर d2x/dt², ठीक है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास, इसको इरेज कर रहे हैं,
यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ऑफकोर्स इस सब को उधर ले जाइए तो बनेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b बाई एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस k बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है। और ये आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, आपको दिखेगा ऑर्डर कितना है, सेकेंड है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अपने सिलेबस में जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। हो सके तो आप कॉलेज सब में जाके इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, वहां पे जाइएगा तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा। लेकिन हमारा सिलेबस में इसका जो है सॉल्यूशन नहीं है, इसका सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है तो समझिएगा, रिजल्ट ये है कि यहाँ पे जो आप डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को x को, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आएगा, x इज इक्वल टू a नोड e का पावर माइनस बी टी अपॉन 2m कॉस ओमेगा डैश इंटू टी प्लस 5, ये आएगा आपको सॉल्व करने के बाद। आप अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ये जो है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आएगा x इज इक्वल टू a नोड e का पावर माइनस बी टी अपॉन 2m cos ओमेगा डैश t प्लस 5। आप इसको एम्पलीट्यूड को a नोड रख लीजिए, एम्पलीट्यूड को कितना रख लीजिए, a नोड, k इनटू a नोड 4 आएगा, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। और लगातार देखिए कि ये जो एम्पलीट्यूड है दिस इज a डैश और लगातार a नोड इनटू e का पावर माइनस bt अपॉन 2m, तो टाइम के साथ लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम के साथ लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, देखिए टाइम के साथ। और यहाँ पे ओमेगा डैश जो है, ओमेगा डैश इसको बोलते हैं डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा डैश, इसका वैल्यू होता है अंडर रूट k बाई m माइनस b बाई 2m उसका होल स्क्वायर, ये होता है, ये डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है जहां पे ओमेगा डैश ई है। ऑफ कोर्स फाई क्या होता है, तो फाई के बारे में सबको पता है, फाई इज इक्वल टू इनिशियल फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज कांस्टेंट का मतलब ये भी होता है कि t इज इक्वल टू 0 पे ये जो ब्लॉक है पार्टिकल का लोकेशन कहां पे है, पार्टिकल का लोकेशन कहां पे है। ऑफ कोर्स इनिशियल फेज के बारे में आपको बढ़िया से पता ही होगा, ठीक है, कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे होता है, ये हमको बेसिकली ये बताएगा। ओमेगा डैश को क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। याद है आपको एसएचएम में पढ़ाया गया होगा कि ओमेगा जो होता है उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यहाँ पे ओमेगा डैश को डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा कि जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है k बाई m को क्या बोलते थे, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे जो k बाई m था आपको याद होगा तो बताए थे कि ओमेगा नोड जो था, आपको याद होगा तो बताए थे कि जो ओमेगा नोड था, ओमेगा नोड को हम लोग बोलते थे नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी प्रकार का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, नो रेजिस्टिव फोर्स, नो रेजिस्टिव फोर्स, नो रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। इसका मतलब है किसी का डैम्पिंग कांस्टेंट कितना होगा, 0, b का वैल्यू 0 होगा। और अगर b का वैल्यू 0 होगा तो ऑफ कोर्स इससे बचेगा k बाई m। देखिए यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट अगर b का वैल्यू 0 रखेंगे तो ओमेगा डैश जो है सिर्फ k बाई m के बराबर आएगा, उसी को बोलते हैं ओमेगा नोड, ठीक है। ये होता है हमारा जब सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का कोई एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं हो तब उसके लिए, ठीक है। चलिए ये था हमारा। और यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा कि लगातार जो है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a नोट e का पावर माइनस बी टी अपॉन 2m cos ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इज व्हाट, ओमेगा डैश इज बेसिकली k बाई m माइनस b स्क्वायर बाई 4 m स्क्वायर इनटू t प्लस 5,
एक पार्टिकल ए बताएगा कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पे ध्यान से समझिएगा एक बात को कि जो यहां पे हम एक फॉर्मूला लिखे अभी x इज इक्वल टू क्या लिखे, a नोट e का पावर माइनस बी टी अपॉन 2m इंटू कॉस ओमेगा डैश इंटू टी प्लस ए लिखे। उसमें जो एम्पलीट्यूड है लगातार टाइम के साथ क्या कर रहा है, घट रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी जो है अगर एम्पलीट्यूड घटेगा तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, घटेगा पार्टिकल का। डिस्प्लेसमेंट अगर घटेगा तो ऑफकोर्स इसका अगर ग्राफ कोई पूछे x का तो बना देंगे, अगर कोई x और t के बीच कोई ग्राफ पूछे तो बना देंगे, कैसे समझिएगा, x और t के बीच पहले जब पार्टिकल जो है टाइम 0 था तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना था ब्लॉक का, याद है, हम टाइम 0 पे उसको डिस्प्लेस किए थे x नोट सॉरी a नोट और उसके बाद छोड़े थे, तो उसके पास एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट कितना था, a नोट के बराबर। लेकिन जैसे जैसे ये पार्टिकल जो है टाइम बढ़ते गया ऑफकोर्स उसका एम्पलीट्यूड घटते गया, एम्पलीट्यूड घटते गया तो ऑफकोर्स उसका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली भी घटेगा और साथ ही साथ कॉसाइन के फंक्शन में भी घटेगा, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, इस तरह का ग्राफ बनता है, लगातार घटते जाएगा, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ जो है इस तरह का बनता है, मतलब लगातार घटते जाएगा, इसमें एक्सपोनेंशियली भी घटेगा और ऑफ कोर्स इसमें यहाँ पे ऐसे घटते जाएगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, इस तरह से देखिए लगातार जो है टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके पास एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑफकोर्स cos थीटा भी घटेगा, cos थीटा भी घटेगा और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियली घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा। अगर ये सिर्फ cos थीटा ग्राफ रहता तो यहां से ऐसे ऐसे कांस्टेंट रहता, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है उसका ये जो एम्पलीट्यूड है, इसलिए इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बन गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ पूछे तो डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एनर्जी का बात करते हैं और एम्पलीट्यूड का बात करते हैं। तो इस डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में जो ये पूरा टर्म लिखा हुआ है वो एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, तो ए इक्वल टू है हमारे पास ए नोट ई का पावर माइनस बी टी अपॉन 2, ए इक्वल टू ए नोट ई का पावर माइनस बी टी अपॉन 2, और ऑफ कोर्स ये दिख रहा होगा कि टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ए का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ऑफ कोर्स ए घटने का रीजन भी है क्योंकि लगातार सिस्टम से एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, सिस्टम से एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, और ऑफ कोर्स सिस्टम से एनर्जी घटेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड घटेगा और कैसे घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली घटेगा। अगर कोई एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच सिर्फ ग्राफ पूछे तो एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 रखे तो e का पावर 0 1 माने n, और इसका स्पीड घटते 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 t इज इक्वल टू इंफिनिटी के बाद जो है उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच क्या हो गया, ग्राफ हो गया। कोई एनर्जी पूछ दे, एनर्जी किस तरह से वेरी कर रहा है बता देंगे, हमको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 k into x स्क्वायर k into a स्क्वायर, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k into a स्क्वायर, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, याद कीजिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो 1/2 k a की जगह पे a नोट e का पावर माइनस बी टी अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर e इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 k into
ए नोट स्क्वायर, और ई का पावर कितना हो जाएगा माइनस बी टी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस बी टी अपॉन ए, और 1/2 के ए नोट स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं ई नोट, ई का पावर माइनस बी टी अपॉन 2। दिस इज ई नोट इज बेसिकली इनिशियल एनर्जी, ई नोट इज इनिशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी शुरुआत में कितना था और मूव करने के दौरान कितना हो गया, वो है ए वाला एनर्जी किसी भी टाइम टी पे। और ऑफ कोर्स इनिशियल एनर्जी जो है, इनिशियल एनर्जी उसका वैल्यू है 1/2 k इनटू m। अब ध्यान से देखिए कि इनिशियल एनर्जी भी जो है एक्सपोनेंशियली घट रहा है, इनिशियल एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, घट रहा है। अब सोचिए कि ये एनर्जी एक्सपोनेंशियली फास्टली घट रहा है, स्लोली घट रहा है एम्पलीट्यूड के कंपेयरिंग में, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाले हैं, समझिएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा ए नोट बाई ई का पावर बी टी अपॉन 2 बी टी अपॉन 2, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। ये बी टी अपॉन 2m जो है, और एनर्जी को सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, ई नोट बाई ई का पावर बी टी अपॉन m। देखिए यहाँ पे कि ई के अंदर जो इनपुट है, ई के अंदर इनपुट वो बड़ा है कि छोटा, इसके कंपेयरिंग में बीटी अपॉन एम के कंपेयरिंग में छोटा है। ई के अंदर इनपुट जो है छोटा है तो ऑफ कोर्स ए वाला पूरा का पूरा टर्म छोटा होगा, और अगर ये छोटा होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा, एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से कि यहाँ पे ई के अंदर जो लिखा हुआ टर्म है वो बड़ा है, अगर ई वाला लिखा हुआ टर्म बड़ा है तो ऑफ कोर्स एनर्जी जो है ए वाला टर्म क्या होगा, एनर्जी ई का टर्म बड़ा है तो ऑफ कोर्स ए वाला टर्म बड़ा होगा, और ए वाला टर्म बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स एनर्जी क्या होगा, ज्यादा घटेगा, एनर्जी ज्यादा घटेगा, और ई एम्पलीट्यूड भी घटेगा, ये वाला एम्पलीट्यूड भी घटेगा, लेकिन ये थोड़ा फास्टली नहीं घटेगा, स्लोली घटेगा, क्योंकि ई के अंदर लिखा हुआ टर्म जो है यहाँ पे वो क्या है, बड़ा, सॉरी छोटा है। ई के टर्म लिखा हुआ टर्म अगर छोटा है तो ए वाला टर्म छोटा होगा, अगर ए वाला टर्म छोटा होगा तो पीस थोड़ा सा टर्म बड़ा ही होगा, लेकिन घटेगा। ई लगातार ए वाला टर्म बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है। स्लोली बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड घटेगा स्लोली। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एनर्जी जो है लगातार ई का पावर बीटी अपॉन 2m ये फास्टली बढ़ेगा, क्योंकि ई के अंदर लिखा हुआ टर्म बड़ा है तो ए वाला टर्म जो है फास्टली वेरी करेगा, और अगर फास्टली वेरी करेगा तो एनर्जी ज्यादा टाइम से फास्टली रैपिडली वेरी करेगा, रैपिडली जो है ये एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड और एनर्जी के मुकाबले जो है वो थोड़ा सा इसका ग्राफ जो है स्टीपर होगा। स्टीपर का मतलब कि फास्टली जो है इसका एनर्जी घट के जीरो हो जाएगा। जीरो कब होगा, इन्फिनिटी टाइम के बाद। कैसे, देखिए अगर इसका ग्राफ बनाए तो एनर्जी वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ पूछते, एनर्जी वर्सेस टाइम का, तो एम्पलीट्यूड का ग्राफ ऐसे था, ठीक है, एम्पलीट्यूड का, तो इसका ग्राफ जो है फास्टली घटेगा, कम समय में ज्यादा एनर्जी घट जाएगा, देखिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कम समय में ज्यादा एनर्जी घट गया। दिस इज एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और शुरुआत में इसके पास एनर्जी कितना था, ये हमारा एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये हमारा एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखिए एम्पलीट्यूड जो है थोड़ा धीरे धीरे वेरी किया है, धीरे धीरे घटा है, जबकि एनर्जी ज्यादा स्लाइटली घटा है, फास्टली घटा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इन डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, in damped oscillatory motion energy is fastly decrease, of course कैसे, exponentially as compared to that of amplitude, एम्पलीट्यूड के कंपेयरिंग में जो है उसका एनर्जी जो है लगातार फास्टली घटेगा, किसके, एनर्जी, ठीक है। ये था हमारा डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है टाइम पीरियड, उसको आपको थोड़ा सा बता देते हैं। टाइम पीरियड कितना होगा इसका डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में, ठीक है ना। आगे हमारा टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। टाइम पीरियड ऑफ
डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं, देखिएगा। अभी हम बताए थे कि ओमेगा डैश जो होता है डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो होता है कितना, अंडर रूट k बाई एम माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर। इस ओमेगा डैश को लिखेंगे हम 2 पाई बाई t, ठीक है। ये भी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही ना है, सिर्फ डैम्पिंग वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर। आपको हमको टाइम पीरियड चाहिए तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई अंडर रूट k बाई एम माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसे लिखा रहता है t इक्वल टू 2 पाई बाई k बाई m को हम लिख देंगे ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। ओमेगा नोट क्या है, ओमेगा नोट ऑफकोर्स नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया, इस तरह से समझ गया ना। चलिए आगे चलते हैं, इस पे एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है समझिएगा। सवाल है इस तरह का कि इन ए डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन इन ए डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो दिया हुआ है 0.2 kg पर सेकेंड। ओमेगा नोट जो है सवाल में दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। सवाल है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड। दूसरा सवाल है फाइंड, और मास सवाल में दिया हुआ है इसका m का 0.1 kg, 0.1 kg। फाइंड द टाइम when amplitude is half of initial amplitude। अपने इनिशियल एम्पलीट्यूड से क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, तो टाइम बताना है। और तीसरा सवाल है फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी, ऑफकोर्स कौन सा एनर्जी, पूरा सिस्टम का एनर्जी, इज हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी से हाफ हो जाएगा तो टाइम कितना है आपको बताना है। चलिए पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए बताते हैं, आराम से समझिएगा। टाइम पीरियड निकालना है, इसको इरेज करते हैं सारा सवाल को। टाइम पीरियड निकालना है, बता देंगे। हमको पता है कि ओमेगा डैश इज इक्वल टू होता है k बाई एम माइनस b बाई 2m उसका होल स्क्वायर। ओमेगा डैश इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस b बाई 2m, b बाई 2m b बाई 2m उसका होल स्क्वायर का रूट। अब बताइए ओमेगा डैश इक्वल टू नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 2, आपको 2 का स्क्वायर माइनस b दिया है हमारे पास 0.2 गुने मास कितना दिया है आपको 0.1, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस, देखिए यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 2 से 2 एक बार में, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 4 में से किया तो √3 सेकंड, मतलब इसका टाइम पीरियड आ गया 1.732 सेकंड, ठीक है, लगभग 1.732 सेकंड आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल था कि फाइंड करना है टाइम जब उसका एम्पलीट्यूड जो है इनिशियल एम्पलीट्यूड से हाफ हो जाएगा। बता देंगे, हमको एम्पलीट्यूड पता है a इज इक्वल टू होता है a0 e का पावर माइनस bt अपॉन 2m। बताइए कि इनिशियल एम्पलीट्यूड से हाफ हो जाना चाहिए, मतलब a0 बाई कितना होना चाहिए 2 बराबर a0 इनटू e का पावर माइनस bt अपॉन 2m। इतना सबको क्लियर होगा। a0 से a0 कट कर दीजिए और हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू e का पावर माइनस bt अपॉन 2। ऑफ कोर्स
ई का पावर इधर आएगा ई, तो लॉग में बन जाएगा, सबको पता है। तो लॉन ऑफ 1/2 बराबर कितना, माइनस बी टी अपॉन 2। ये 2 का पावर ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -1 उधर बाहर उतर जाएगा, तो लॉग ऑफ 2 बचेगा अंदर, बराबर माइनस बी टी अपॉन 2। देखिए ध्यान से कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और हमको पास टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू हो गया 2m अपॉन b इंटू लॉन 2। ये आ गया। बताइए टाइम निकालना है, तो 2 इंटू मास कितना है आपको 0.1 अपॉन b कितना है, b है हमारे पास 0.2 इंटू लॉन 2। पॉइंट वाला कट गया, 2 से 2 बार में आ गया हमारा टाइम लॉन 2 सेकंड। लॉन 2 सेकंड के बाद जो है एनर्जी एम्पलीट्यूड जो है उसका क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड सवाल कहाँ बनाते हैं, चलिए यहाँ बनाते हैं। थर्ड सवाल है कि एनर्जी कितना समय के बाद हाफ हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू होता है एनर्जी E नोट ई टू ई का पावर माइनस बी टी अपॉन एम होता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड में -2m होता था, नीचे ऊपर सिर्फ m होता है। E इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एनर्जी का हाफ होना चाहिए, बराबर E नोट ई टू ई का पावर माइनस बी टी अपॉन E नोट से E नोट कट जाएगा। अपोज यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा लॉन ऑफ 1/2 बराबर माइनस बी टी अपॉन एम। इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा तो आएगा माइनस लॉन 2 बराबर माइनस बी टी अपॉन एम, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अपोज टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा m बाई बी लॉन 2। t इज इक्वल टू m बाई बी, अपोज m कितना है 0.1 है अपॉन 0.2 है अपॉन लॉन 2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और टाइम आ जाएगा मेरे पास कितना लॉन 2/2 सेकंड। ध्यान से देखिए कि समय कम आया है, इस समय ज्यादा आया है, आना भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो है फास्टली जो है वो अपने इनिशियल एनर्जी का हाफ हो जाएगा। ये कम समय लगा और ऑफ कोर्स ये ज्यादा समय है। क्लियर हो गया? इस तरह से ये हमारा सवाल था। आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल करते हैं, आराम से समझिएगा। सवाल क्या है हमारा, सवाल है इस तरह का कि यहां पे एक डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन दिया हुआ है, जिसमें फोर्स जो है v इंटू भी है। ऑफकोर्स ये जो फोर्स होगा उसका वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे, तो माइनस बी इंटू क्या होगा v, जहां b को बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग कॉस्ट है, ये सबको पता है। अब यहां पर एक टर्म डिफाइन किया गया है, a डैश इज इक्वल टू a नॉट बाई e। ठीक है, a डैश इक्वल टू a नॉट बाई t को दिया हुआ है एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ। ठीक है, ये दिया हुआ है एवरेज लाइफ जो है किसी भी एम्पलीट्यूड का। ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन में, ठीक है ना, कि इनिशियल एम्पलीट्यूड का जितना समय हाफ हो जाएगा, मतलब अगर a डैश जो है एम्पलीट्यूड अगर वो a नॉट बाई e हो जाएगा, तो एवरेज लाइफ जो है उसका डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन का दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि वो टाइम बताओ, ठीक है, टाइम बताओ, और पार्टिकल का मास दिया हुआ है m। ठीक है, मास दिया हुआ है पार्टिकल का m, तो टाइम बताओ, एवरेज लाइफ टाइम बताओ, एवरेज लाइफ टाइम ये बताना है। ठीक है, बता देंगे, समझिएगा। एवरेज लाइफ टाइम बताना है तो बताइए कि a इज इक्वल टू होता है a नोट e का पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। बताइए a ऑफकोर्स कितना दिया हुआ है a नोट बाई e बराबर a नोट e का पावर माइनस बी टी अपॉन 2। बताइए a नोट से a नोट कट जाएगा, e का पावर जाएगा ऊपर -1 बराबर e का पावर माइनस बी टी अपॉन 2। देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा, तो -1 इज इक्वल टू माइनस बी टी अपॉन 2, माइनस माइनस कट जाएगा और टाइम आ जाएगा 2m अपॉन b। ठीक है, 2m अपॉन b आ जाएगा। अब यहां पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो m होता है m, ठीक है, m ये जो है हमारा जेई मेंस का सवाल था। ठीक है, जेई मेंस का सवाल था, और जेई मेंस के सवाल में इतना ऑप्शन नहीं था, हमको सॉल्व किए तो बहुत अच्छा से आया आंसर,
लेकिन जेई मेंस के सवाल में ये जो t इज इक्वल टू 2m/b था वो इतना ऑप्शन में नहीं था। तो ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 2/b था। 2 कितना था? b। तो याद रखिएगा कि कहीं पर t इज इक्वल टू 2m/b है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू b/m, और b/m को नियरली आप b ही लिख सकते हैं। b/m को नियरली आप कितना लिख सकते हैं? b। ठीक है, उन्होंने जो है एनटीएसी में ये रिजल्ट जारी किया। ठीक है, उन्होंने जब सॉल्यूशन जो है ये दिए तो यही सॉल्यूशन था। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल है हमारा कि मान लीजिए कि डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन है, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन हुआ, और इस डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो एम्पलीट्यूड है एनोड से 0.9 एनोड होने में, 0.9 एनोड होने में जो टाइम है वो 5 सेकंड का लगा। कितना सेकंड का लगा? 5 सेकंड का। तो सवाल है कि बताइए कि एनोड से 0.729 एनोड होने में कितना समय लगेगा? ये हमारा सवाल है। ठीक है, यही सवाल है, कितना समय लगेगा एनोड से 0.9 एनोड होने में, माने अपने इनिशियल वैल्यू का 0.9 होने में जो है 5 सेकंड लगता है। तो ऑफकोर्स इसको बताना है कि एनोड से 0.00729 एनोड होने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। चलिए बता देंगे, आराम से समझिएगा। बताइए कि फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू एनोड e का पावर माइनस bt अपॉन 2m। बताइए A जो है कितना हो गया? 0.9 एनोड बराबर एनोड इंटू e का पावर माइनस b, t1 लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको टाइम t1 अपॉन m। बताइए एनोड से एनोड कट गया और ऑफकोर्स यहाँ पे e का वैल्यू जाएगा तो होगा ln 0.9 इक्वल टू माइनस bt 1/2m। इसको इक्वेशन मान लीजिए आप फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन से क्या होगा? सेकंड इक्वेशन से होगा कि एनोड इज इक्वल टू हो जाएगा क्या है? एनोड 0.729 एनोड, यहां पर एक जगह पे कितना रखेंगे? 0.729 एनोड बराबर एनोड इंटू ई का पावर माइनस बी, टाइम लग रहा है t2 अपॉन कितना? m। एनोड से एनोड कट गया और अपोज लॉन ऑफ 0.729 बराबर हो गया माइनस bt 2/, इक्वेशन मान लीजिए इसको। अपोज दोनों को डिवाइड कीजिए आप, डिवाइड करेंगे तो माइनस b/2m और माइनस b/2m कैंसिल हो जाएगा, 2 छूट गया, यहाँ पे 2 छूट गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 को आप डिवाइड कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा? ऑफकोर्स यहाँ पर आएगा ln 0.9 अपॉन इधर आएगा ln 0.729, कितना आएगा? बराबर यहाँ पर कितना आएगा? माइनस b/2m, माइनस b/2m कैंसिल आएगा t1/t2, t1 कितना आएगा? यहाँ से देखिए कि ये जो 0.0729 लिखा हुआ है वो बेसिकली ln 0.9 बाय ln, दिख रहा है सबको? ये 0.9 का क्यूब लिखा हुआ है, 0.9 का क्यूब लिखा हुआ है बराबर t1 5 सेकंड था अपॉन t2। ध्यान से देखिए 3 जो है log के पहले उतर जाएगा, इसको हम पहले उतार रहे हैं ln 0.9 कैंसिल हो जाएगा और t2 इज इक्वल टू बस 3 के 15 सेकंड, t2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 सेकंड। मतलब टाइम जो है हमको कितना लगेगा? 15 सेकंड लगेगा। कितना से कितना होने में? ऑफकोर्स एनोड से 0.729 एनोड हो गया 15 सेकंड। क्लियर हो गया? ये था सवाल, सीख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसी चीज को बनाने का एक और हम आपको तरीका बताते हैं शॉर्टकट, ठीक है? लॉजिक से सीख लीजिए, अगर और कुछ होता तो और बनाने में दिक्कत होता तो तरीका आपको बता दी, समझिएगा। इसको एक और तरीका से आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर एनोड से 0.9 एनोड होने में टाइम लगा 5 सेकंड, टाइम लगा 5 सेकंड, तो 0.9 एनोड से 0.9 एनोड और होने में समय कितना लगेगा? 0.9 एनोड का 0.9 होने में कितना समय लगेगा? ऑफकोर्स 5 सेकंड का लगेगा, 5 सेकंड, ठीक है ना? अगला भी 5 सेकंड लगेगा। और बताइए कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.81 एनोड,
और फिर 0.8 नोड का 0.9 एनोड होने में कितना लगेगा, तो 0.81 एनोड का फिर 0.9 होने में कितना लगेगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.729 एनोड। तो ऑफकोर्स फिर से 5 सेकंड का ही लगेगा, तो 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड, तो एनोड से 0.729 एनोड होने में 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड, तो आंसर आंसर तो भी 15 सेकंड 15 सेकंड जो है हमको लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग, हेडिंग लगाइए। क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करें। चलिए क्रिटिकल डैम्पिंग के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल है कि क्रिटिकल डैम्पिंग होने के लिए जो डैम्प्ड ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो कितना होना चाहिए, 0। डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए। अब आपको पढ़ा चुके हैं कि ओमेगा डैश जो होता है वो होता है अंडर रूट k/m - b/2m का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, k/m - b²/4m² इक्वल टू 0। एक m से कम कट जाएगा और हमारे पास b इक्वल टू हो जाएगा 4mk, तो b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4m। एक कंडीशन है कि अगर एयर ड्रैग कांस्टेंट या डैम्पिंग कांस्टेंट अगर अंडर रूट 4mk के बराबर हो, तो इस तरह के जो डैम्पिंग होगा, ऑफ कोर्स इस डैम्पिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल डैम्पिंग। और इसके होने से होता क्या है ये आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। हम आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताए थे, a नोट e का पावर -bt/2m इनटू cos ओमेगा डैश इनटू t प्लस 5। और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा डैश का वैल्यू कितना है, 0। ओमेगा डैश का वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट आ गया a नोट इनटू e का पावर -b है हमारे पास कितना, अंडर रूट 4mk इनटू t/2m, ठीक है ना, t/2m इनटू cos 5। तो x इक्वल टू, और सॉल्व कीजिए इसको, a नोट इनटू e का 4 का रूट होगा कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट k/m इनटू t इनटू cos 5। यह ध्यान से देखिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वो इस cos 5 पे, ये हमारा क्या है, cos 5 कांस्टेंट, ये टाइम पे डिपेंड नहीं किया, अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो जो है कोसाइन के साथ चेंज नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स वो जो है तुरंत जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव डिसाइड करने वाला कौन था, cos 5 के साथ जो टाइम लगा हुआ था। अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता वैसे वैसे cos पॉजिटिव निगेटिव होता, लेकिन वही टर्म अगर 0 हो गया, टाइम वाला टर्म 0 हो गया, तो ऑफ कोर्स cos 5 जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट को कितना रखेगा, 0 नहीं, एक x को चेंज ही नहीं करेगा cos 5, बेसिकली एम्पलीट्यूड चेंज होगा। और बेसिकली x जो है सिर्फ इस पे डिपेंड कर गया, इस पे डिपेंड ही नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल अगर वो क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो, तो उस केस में होगा क्या कि उसका डिस्प्लेसमेंट ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव, वो डायरेक्ट उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे कितना हो जाएगा, आपको जाके मीन पोजीशन पे रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है और यहाँ पर m मास का ब्लॉक है, और जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे रिलीज करके x डिस्प्लेसमेंट देके, तो ये तुरंत जो है अपने मीन पोजीशन पे आके रेस्ट पे आ जाएगा, ये निगेटिव नहीं जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव करने का जिम्मेवार cos के अंदर जो टाइम लिखा हुआ था cos ओमेगा डैश इनटू t उसका था, और टाइम तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर टाइम है ही नहीं तो ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है ना निगेटिव होगा, और निगेटिव नहीं होगा तो आके डिस्प्लेसमेंट तुरंत कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में होता क्या है, लिखिएगा, इन केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग,
particle reaches at mean position and come at rest without become negative displacement। ठीक है, बिना कोई निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुए जो है ये पार्टिकल आएगा और चुपचाप रेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाते हैं, आराम से समझिएगा। एक और एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक सिंपल पेंडुलम है और एक एम मास का बॉल है, और अगर इस एम मास के बॉल है और इसके अंदर एक एयर रेजिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टिव फोर्स, और उस फोर्स का वैल्यू b इंटू भी है, जहां पे माइनस बी इंटू भी, बी का वैल्यू जो है √4mk इंटू भी के बराबर है। तो अगर यहाँ पे केस क्या हो गया, ये केस हो गया हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग वाला, और क्रिटिकल डैम्पिंग वाला केस हो गया तो जैसे ही इसको t 0 पे हम रिलीज करेंगे तो एम मास का बॉल जाएगा और यहाँ पर तुरंत आगे किसमें आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होगा, इधर नहीं जाएगा, ये तुरंत यहाँ से आएगा और यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा। बस ऐसे आएगा और रेस्ट पे, यहाँ से स्प्रिंग आएगा वैसे रेस्ट पे। ये ना कि ऐसे हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन नहीं करेगा। ये क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में लगातार जो है वहां से स्लाइडली आके यहाँ पे बिना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तुरंत आके वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये होता है हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग का केस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे था हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग जो पढ़ लिए, आगे चलते हैं। आगे है हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट है हमारा फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन, एक फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है बेसिकली कि कोई भी डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन के अंदर, ठीक है, कोई भी डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या हो रहा था कि एनर्जी जो है लगातार घट रहा था, एम्पलीट्यूड भी लगातार घट रहा था टाइम के साथ। तो ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है ये बेसिकली वो डैम्पिंग को ओवरकम करता है। ठीक है, क्या करता है ये, इट इज ओवरकम द डैम्पिंग ऑफ बॉडी। ठीक है ना, इन डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, इस डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ये जो फोर्स है, किसी बॉडी पे ऑसिलेशन के अंदर कोई फोर्स लगा देंगे और फोर्स लगाने की वजह से जो डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या हो रहा था, इन डैम्पिंग के केस में आपको बताए थे कि वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन था नेगेटिव था, और वर्क डन नेगेटिव था तो ऑफकोर्स एनर्जी लगातार क्या हो रहा था, घट रहा था, क्योंकि उसका पावर नेगेटिव था। ठीक है, वेलोसिटी और पावर, वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट थे। वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट थे, जैसे आपको दिखा होगा कि अगर एक पार्टिकल है एम मास का, अगर वेलोसिटी इधर था तो ऑफ कोर्स रेजिस्टिव फोर्स इधर था, उन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो पावर जो होगा Fr v cos कितना डिग्री हुआ है, 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू जो होता है -1, तो पावर आएगा -Fr इनटू v। पावर जो है हमारा कैसा है, नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव है इसका मतलब है लगातार सिस्टम से एनर्जी कम होगा, ऑफ कोर्स सिस्टम से एनर्जी लगातार टाइम के साथ कम हो रहा है। ठीक है, और टाइम के साथ कम होगा तो ऑफ कोर्स उसकी एम्पलीट्यूड घटेगी। लेकिन हम इस डैम्पिंग को ओवरकम करना चाहते हैं। ओवरकम करने के लिए हम एक और अपना एक्सटर्नल पावर देना चाहते हैं। एक्सटर्नल पावर देने का मतलब कि एक ऐसा पावर देना चाहते हैं जो एनर्जी घटा रहा है, वो पावर क्या कर दे, वो एनर्जी बढ़ा दे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं कि एक वर्क करने वाले हैं और उस वर्क डन से हम उसका जो पावर होगा ऑफ कोर्स उस पावर से क्या होगा
कि ये जो एनर्जी घट रहा था वो एनर्जी बढ़ जाए और फिर से एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाए। तो उसके लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स वही जो ऑसिलेशन में जो हेल्प करता है फोर्स, वही क्या कहलाता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह का एक स्प्रिंग है और ए मास का बॉल है, ठीक है, और अफकोर्स इसको हम एक्स स्ट्रेच कर दिए, एक्स जो है अपने मीन पोजीशन से इलोंगेट कर दिए, और इसको हम छोड़ दिए। जैसे ही छोड़ेंगे तो ए मास का बॉल आएगा 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 और फिर जाएगा। लेकिन अगला बार में जब यहाँ पर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर उतना पर नहीं जा पाएगा जितना हम एक्सपेक्ट किए थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर रेजिस्टिव फोर्स जब इधर जाएगा तो एयर रेजिस्टिव फोर्स इधर आएगा, इसका स्पीड लगातार एनर्जी घटेगा 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 घटेगा, एनर्जी घट रहा है लगातार। अगर एनर्जी लगातार घट रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है पूरी तरह, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी तरह एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ हीट के रूप में बाहर की तरफ निकल जा रहा है, या तो इसके तरफ रगड़ा के कुछ हीट के रूप में बाहर आएगा, या एयर रेजिस्टिव में चला जाएगा वो एनर्जी, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब ए एम मास का डैम्पिंग कर रहा है इस तरह से, तो उसकी लगातार एनर्जी घट रही है, एनर्जी घट रही है, तो ऑफकोर्स उसका एम्पलीट्यूड उतना नहीं हो पाएगा जितना हम एक्सपेक्ट किए थे। हम चाहते हैं कि उतना एम्पलीट्यूड हो जाए, इसलिए हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। हम चाहते हैं कि ऑसिलेशन करे, ऑसिलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसे लगाएंगे समझिएगा। जैसे ही एम मास का बॉल यहाँ पर आएगा 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 आएगा, इसके पास एनर्जी कम था, एनर्जी जो कम हुआ था हम क्या किए, यहाँ पर जैसे ही एम मास का बॉल आया, जो एनर्जी कम हुआ था हम इधर से एक फोर्स लगा दिए। हम क्या लगा दिए, फोर्स। कैसे? आते समय नहीं, आते समय नहीं, ये जब जा रहा था, जब ये जा रहा था ऐसे आने के बाद इधर जब जा रहा था, तब जो है हम एक फोर्स लगा दिए, ठीक है। और एक ऐसा फोर्स लगाएं कि इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी पूरा सिस्टम का, जो डैम्पिंग कर रहा था उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो हम इधर से फोर्स लगाए हैं, फोर्स लगाने वाला जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लीजिए कि एम मास का बॉल जो है ऐसे ऐसे कर रहा है ऑसिलेशन, और लगातार उसकी एनर्जी घटेगी तो ऑफकोर्स ऐसे ऐसे कम होते होते जीरो हो जाएगा, ऐसे 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 जीरो। लेकिन हम क्या किए कि जब ऐसे ऐसे कर रहा था तो लगातार हमको पता है कि एनर्जी जीरो होने वाला है, तो हम क्या किए कि यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा दिए, ऑसिलेटर, और इस तरह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और जैसे ही ये बॉल ऐसे ऐसे करते करते ऐसे आएगा और जैसे ही ये जाने वाला रहेगा, वैसे ही वाइब्रेटर जो है उतना ही फोर्स इसको तक धक्का देगा, जो एनर्जी इसका घटा था वो एनर्जी बढ़ जाएगा, और ऑफकोर्स एनर्जी बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स उसका ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो ऑसिलेटर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। ऑसिलेटर का एक खास बात ये होना चाहिए कि इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी ऑसिलेटर की, और जो एम मास का ब्लॉक सिंपल जो ऑसिलेशन कर रहा है, डैम्पिंग ऑसिलेशन कर रहा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर से एनर्जी में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर से वो उतना ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये सीखें कि अगर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स, तो इन डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर क्या होगा, फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर क्या होगा, फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर क्या होगा कि बेसिकली हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने से होगा क्या, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि अफकोर्स फोर्स अप्लाई करने से उसकी पावर बढ़ेगी, पावर पॉजिटिव आएगा, पावर पॉजिटिव आएगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ जाएगा, और एनर्जी एम्पलीट्यूड बढ़ के क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल से और आपको समझाते हैं, समझिएगा। एक एग्जांपल से और समझाते हैं आपको आराम से। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक पेंडुलम है, एम मास का है, एल एम का है। अब क्या हुआ कि इसको हम यहां से गिरा दिए, छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, रिलीज कर दिए। जैसे ही रिलीज करेंगे तो एम मास का बॉल जाएगा 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 जाएगा, लेकिन हम एक बात एक कंफर्म है कि जब ये जाएगा तो इसकी एनर्जी घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी, और लगातार यहां पर पहुंचेगा, यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी सिस्टम से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
अब बताइए कि जब यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा तो यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर लगा देंगे जो टाइम के साथ ऐसे ऐसे चेंज हो रहा हो। जैसे ही ऑसिलेटर लगा देंगे ऐसे ऐसे, तो ये एम मास का बॉल जाएगा 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 जाएगा, और ये जो ऑसिलेटर है इसको इधर की तरफ पुश करेगा, फोर्स लगाएगा। जैसे ही फोर्स लगाएगा तो पुश इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और वेलोसिटी भी इधर की तरफ है। ऐसे नहीं कि वेलोसिटी इधर है फोर्स लगा देगा इधर, नहीं नहीं, ये जब जाने वाला रहेगा तब फोर्स लगाएगा। तो फोर्स और वेलोसिटी जो है उस सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा फोर्स और वेलोसिटी। अगर फोर्स और वेलोसिटी अगर पैरेलल हो जाएगा तो ऑफकोर्स पावर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पावर पॉजिटिव होगा तो ऑफकोर्स इसकी सिस्टम की जो एनर्जी है बढ़ेगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो फिर से ये जो है जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ फिर से यहाँ पर आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो यहाँ पे नहीं आ पाता, यहीं पर आ पाता, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाता। लेकिन फिर से हम जान रहे थे कि एनर्जी जो है गायब हो जाएगा यहाँ पर पहुंचने में, इसलिए हम उतना फोर्स लगा दिए। फोर्स लगाने की वजह से इसका स्पीड घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर से स्पीड घटते 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 यहाँ पे जाएगा, फिर से ये जो है गिरेगा, फिर से यहाँ पहुंचेगा, फिर से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ फोर्स लगाने से देखिए कि एनर्जी जो सिस्टम से गायब हो रहा था मिल गया, और मिल गया तो ऑफकोर्स ये ऑसिलेटरी मोशन ऐसे ऐसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन। समझ गए ना? चलिए इसका एक थोड़ा सा हम इक्वेशन निकालते हैं फोर्स ऑसिलेशन का। ऑफकोर्स स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला ही एग्जांपल लेते हैं। क्या है? जैसे यहां पर मान लीजिए कि यहां पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और यहां पर एक एम मास का ब्लॉक है, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। ठीक है, और इस पे फोर्स लगा दी इधर की तरफ, एफ कॉस ओमेगा टी, एफ कॉस ओमेगा टी। यहां पे एफ कॉस ओमेगा टी जो है, फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? फोर्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कितना है? ओमेगा। फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा। और यहां पर ये जो डैंपिंग हो रहा था, डैम्पिंग, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, या जो डैम्पिंग हो रहा था उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा डैश, वो है हमारा ओमेगा डैश है। कितना है? ओमेगा डैश। और हम क्या किए कि उतना ही फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तब जो है ये जो है क्या करेगा? सिंपल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। अगर दोनों का सेम नहीं है तो सेम नहीं है तो ऑफकोर्स ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा डैश के क्या होना चाहिए? बराबर। फोर्स ऑसिलेटरी मोशन के लिए, ऑसिलेटरी मोशन के लिए जो है ओमेगा का वैल्यू ओमेगा डैश के क्या होना चाहिए? बराबर। तभी जो है ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। मतलब जो फोर्स लगाने वाला का जो टाइम पीरियड है और इसकी जो टाइम पीरियड है, दोनों मैच करना चाहिए, रेजोनेंस में होना चाहिए। ये दोनों किस में होना चाहिए? इन रेजोनेंस। ठीक है ना? ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पर आप समझिए, इस बात को समझाते हैं। जैसे मान लो कि एम मास का एक ब्लॉक है और यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहा है, ये ऐसे ऐसे। अभी जब यहाँ पहुंचा हो जाने वाला रहेगा तो ये वाला जो है जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो ये इस समय यहाँ रहेगा और ये जाने वाला रहेगा, तो फोर्स इसको धक्का नहीं दे पाएगा। इसलिए जब ये यहाँ पहुंचे तो ये भी ये वाला जो है ऑसिलेटरी मोशन वाला यहाँ पहुंचे और इसको जाते समय इसको धक्का दे दे, फिर ये जाए, फिर इसको आते समय इसको फिर से इसको धक्का दे दे, ऐसे इस तरह से जाए, फिर इसको धक्का दे दे, फिर आए, फिर इसको धक्का दे दे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना? तब जो इसको एनर्जी मिलते जाएगा, पावर बढ़ते जाएगा, पावर पॉजिटिव होगा तो फिर से एनर्जी उसको मिलते जाएगा और ऑफकोर्स ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते जाएगा। तो रेजोनेंस के केस में ओमेगा और ओमेगा डैश क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा डैश क्या होना चाहिए? इक्वल। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर एक एयर रेजिस्टिव फोर्स बीबी लगेगा, इधर माइनस बीबी, ऑफकोर्स इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स केएफ लगेगा। सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि कितना लिखेंगे कि एफ कॉस ओमेगा टी माइनस बीबी और माइनस के एक्स, नेट फोर्स इधर की तरफ है, नेट फोर्स इधर की तरफ, और बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एफ कॉस ओमेगा टी बराबर इधर जाएगा तो m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और प्लस b इंटू वी के जगह पे लिखेंगे dv dx अपॉन dt, और प्लस k इंटू एक्स। तो यहाँ पर बढ़िया से लिख दीजिए इसको, तो आ गया मेरे पास m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और प्लस k इंटू एक्स इक्वल टू एफ कॉस ओमेगा टी। यहां से अगर m से डिवाइड करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर
प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के बाई एम इंटू एम से डिवाइड किए तो एक्स बराबर ए बाई एम इंटू कॉस ओमेगा टी। ऑफ कोर्स ये भी हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, इसका डायरेक्ट हम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका कितना होगा, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा एफ अपॉन एम बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाई एम उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो है हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये जो है हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू होगा इसके लिए, ठीक है। और यहां पर अगर बात किया जाए स्मॉल डैम्पिंग के केस में, तो स्मॉल डैम्पिंग के केस में क्या होगा, स्मॉल डैम्पिंग के केस में, स्मॉल डैम्पिंग के केस में होगा क्या कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। b लगभग बहुत 0 होगा, तभी ना डैम्पिंग बहुत छोटा होगा। कम डैम्पिंग अगर हम करना चाहते हैं तो b का वैल्यू कितना करना पड़ेगा, 0 के बराबर। और b जब 0 करेंगे तो ये वाला टर्म बढ़ेगा, ये वाला टर्म घटेगा, और ये वाला टर्म घटेगा तो ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो b का वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 करेंगे स्मॉल डैम्पिंग के केस में, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और अगर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड आएगा हमारे पास f अपॉन m अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमारे पास a का वैल्यू हो जाएगा f अपॉन m इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ऑफ कोर्स ओमेगा किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स ओमेगा जो है, ओमेगा हमारा जो किसका है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी फोर्स का, एक्सटर्नल एजेंट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल एजेंट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा नॉट किसका है, तो ऑफ कोर्स ओमेगा नॉट किसका है, ओमेगा नॉट लिख दीजिए, ओमेगा नॉट किसका है, डैम्प ऑसिलेटरी मोशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डैश लिखिए या ओमेगा नॉट लिखिए, एक ही चीज है। तो ये था हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में। और चलिए, तो इस वीडियो में जो है हम डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन के बारे में डिस्कस कर लिए, और इससे रिलेटेड जितने भी तरह के सवाल है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि ये जो है हमारा सिलेबस में नहीं है, बस इसका रिजल्ट से ही हमारा काम सारा का सारा चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।